कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी कि ये जो हम लोग रत्नों का इस्तेमाल करते हैं अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाए और इसके बारे में जो भी भ्रम हैं हम लोगों के जैम के इस्तेमाल के बारे में, वो सब आपके उनको हम दूर करने की कोशिश करें। और इसी चर्चा को हमने प्रारंभ किया था पिछले बार जो है, और जैसा हमने बताया भी था कि किस प्लैनेट के लिए कौन सा जैम पहना जाता है, उसका प्रीशियस स्टोन कौन सा है, सेमी प्रीशियस स्टोन कौन सा है, और ये भी कहा कि किस जैम को किस मेटल में और किस उंगली में और किस दिन पहनना चाहिए। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। और जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम जब भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि हमारा ये ग्रह की दशा खराब चल रही है, और ज़्यादातर जो सो कॉल्ड ज्योतिष हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो उसी प्लैनेट का जेम स्टोन आपको पहना देते हैं। एंड आई टेल यू दैट मे बी डिसेस्ट्रस, बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदायक हो सकता है। और जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले बार कि हम जेम स्टोन सिर्फ उसी प्लैनेट का पहनते हैं जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है, आपके लिए बेनिफिक है, आपके लिए लाभकारी है। कभी भी उस प्लैनेट का जेम स्टोन हम नहीं पहनते जो हमारे लिए अशुभ है, हमारे लिए क्रूर ग्रह है या हमको नुकसान पहुंचा रहा है। जेम स्टोन पहनने से प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलती है, प्लैनेट को ज़्यादा बल मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई भी अशुभ ग्रह को ज़्यादा बल दे देंगे तो और शक्तिशाली हो जाएगा और ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा भूल कर भी मत करिए कि अशुभ ग्रह का जिस दिन आप जेम स्टोन पहन लेंगे तो आपको फायदे की जगह वो बहुत नुकसान देगा। और हम लोगों ने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि ऐसे जेम स्टोन पहनकर लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हमेशा जब भी हम जेम स्टोन पहने, और जैसे मैंने कहा भी था कि जेम स्टोन को सेलेक्ट करना बहुत आसान काम नहीं है किसी भी ज्योतिषी के लिए। इसके लिए बहुत एक विद्वान ज्योतिषी की जरूरत होती है। तो जब भी हम जेम स्टोन पहने, हम सिर्फ एक विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर ही पहने, अपने आप या जो कम जिनको ज्ञान है उनकी सलाह से कभी भी जेम स्टोन ना पहने। और दोस्तों, पिछले प्रोग्राम के बाद आप काफ़ी लोगों ने आपने संपर्क किया और मुझे पता लगा कि आपके मन में ऐसे ऐसे भ्रम हैं इन जेम स्टोन के बारे में, और ऐसे ऐसे भ्रम आपके मन में डाले गए हुए हैं जिनको मुझे भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे भ्रम पाले हुए हैं इन जेम स्टोन के बारे में। तो आज हम उसी की चर्चा हम जारी रखेंगे, और जो भी आपके मन में प्रश्न है या जो भी डाउट है या जो भी संदेह है इस जेम स्टोन के यूज़ के बारे में, तो आप मुझको लिख भी सकते हैं और यहाँ भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं उसके बारे में। और जैसा हम लोगों ने कहा कि जो जेम स्टोन हम पहनते हैं उसी प्लैनेट का पहनते हैं जो हमारे लिए शुभ है। जो शुभ प्लैनेट है, जो अच्छे रिजल्ट हमको दे रहा है, उसको हम और बली बनाना चाहते हैं, उसकी शुभता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले एक्चुअली में जो है। और इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आप अपने कंप्यूटर हॉरोस्कोप पर निगाह डालें तो एक वहाँ पर एक पूरा पेज होता है, उसमें लिखा होता है ग्रह और भावबल। ग्रह और भावबल, इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस। हमें प्रिडिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ का पता हो और हर भाव की बल का पता हो। प्लैनेट की स्ट्रेंथ से हमको पता लगता है कि प्लैनेट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लैनेट हमें क्या रिजल्ट दे सकता है, उसकी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्या है। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम नेचुरली हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जहाँ बाहुबल की बात है या स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की बात है, तो हर हाउस के कुछ कारकत्व होते हैं, सिग्निफिकेशंस होते हैं, अपने जीवन के कुछ पहलू हैं जो हम हर भाव से एग्जामिन करते हैं उनको। तो वो सिग्निफिकेशंस या जो कारकत्व हैं हमें किस मात्रा में मिलेंगे, वो बताता है कि उस हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है या भाव जो है वो कितना बली है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर हॉरोस्कोप पर अगर आप निगाह डालें तो एक आपको पूरा पेज जिसमें सारी कैलकुलेशन आपको मिलेगी, और उसका हेडिंग होता है ग्रह और भावबल। और ग्रह और भावबल में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक टेबल बनी होती है।
और उसमें हर ग्रह का कष्ट फल और इष्ट फल लिखा होता है। हर ग्रह का कष्ट फल और इष्ट फल लिखा होता है। कष्ट फल मतलब खराब प्रभाव उसके, और इष्ट फल मतलब अच्छे प्रभाव। और कभी कभी जो एक ज्योतिषी के लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रह कितने अच्छे प्रभाव देगा और कितने खराब प्रभाव देगा। और ये जो इंडेक्स है, जो कैलकुलेशन करके हर ग्रह का इष्टफल और कष्टफल आता है, तो बहुत अच्छा हमें इंडिकेशन देता है हर प्लैनेट के बारे में कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है। वो पता लगता है कि अगर इष्ट फल ज़्यादा है तो प्लैनेट हमारे लिए बहुत शुभ फल देगा, और अगर कष्ट फल ज़्यादा है किसी भी प्लैनेट का तो हमारे लिए वो बहुत कष्टदायक होगा, या उसके जो परिणाम होंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो हमें हर प्लैनेट का इष्ट फल और कष्ट फल पर निगाह डालनी है इस पेज पर। और कहते हैं कि जिस प्लैनेट का कष्ट फल बहुत ज़्यादा हो, आपको ये पता लग जाएगा कि हर प्लैनेट का इष्ट फल और कष्ट फल देखकर कि किस प्लैनेट का कष्ट फल सबसे ज़्यादा है और इष्ट फल सबसे कम है। नेचुरली जब कष्ट फल बहुत ज़्यादा होगा तो इष्ट फल उतना ही कम होगा। तो अगर किसी प्लैनेट का कष्ट फल बहुत ज़्यादा है तो उस प्लैनेट का स्टोन भी हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। तो इससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट का स्टोन हम पहन सकते हैं और कौन से प्लैनेट का स्टोन नहीं पहन सकते। अर्थात जिस प्लैनेट का इष्ट फल बहुत ज़्यादा है, कष्ट फल कम है, उस प्लैनेट हमारे का स्टोन पहनना हमारे लिए सेफ होगा। लेकिन जिस प्लैनेट का कष्ट फल बहुत ज़्यादा है, इष्ट फल कम है, उस प्लैनेट का स्टोन हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसी पेज पर जब मैंने कहा कि हम हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ और हर हाउस की स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो हर प्लैनेट का बल होता है, और बल की जो इकाई है जिसमें हम बल को मेजर करते हैं उसको हम रूपा बोलते हैं। तो इसी टेबल पर जब आप देखेंगे कि हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकाली हुई होती है, और उसमें 6 तरह की स्ट्रेंथ होती है जिसको हम पोजिशनल स्ट्रेंथ कहते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ कहते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं, टेम्पोरल स्ट्रेंथ कहते हैं, और आस्पेक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये 6 तरह की स्ट्रेंथ होती है जिसको हम षड बल बोलते हैं, और इन सबको कंबाइन करके जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ आती है वो प्लैनेट का बल होता है। तो यहाँ पर आप उसी पेज पर आप कंप्यूटर हॉरोस्कोप में देख सकते हैं कि किस प्लैनेट का जो षड बल है वो कितना है। तो अगर किसी भी प्लैनेट का षड बल जो भी आपके हॉरोस्कोप में सबसे कम है, जिस प्लैनेट का षड बल आपके हॉरोस्कोप में सबसे कम है, उस प्लैनेट का भी कभी जेम स्टोन हम ना पहने तो बेटर होगा, क्योंकि प्लैनेट ऑलरेडी वीक है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। फिर एक अष्टक वर्गा टेबल होती है ज्योतिष में, और अष्टक वर्गा टेबल जो है हम हर प्लैनेट का बनाते हैं जिसको कि हम भिन्नाष्टक वर्गा बोलते हैं। और फिर हर प्लैनेट का जो अष्टक वर्गा टेबल होता है उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे लिए वो सर्वाष्टक वर्गा टेबल बन जाती है। तो हर प्लैनेट का जो एक भिन्नाष्टक वर्गा होता है, तो आप देखेंगे जब अष्टक वर्गा टेबल आप अपने सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर हॉरोस्कोप में देखेंगे तो हर प्लैनेट का एक अष्टक वर्गा चार्ट होता है, और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, 0 से लेके 8 तक पॉइंट लिखे होते हैं। तो जो प्लैनेट जिसका हम जेम स्टोन पहनना चाहते हैं उसका हम भिन्नाष्टक वर्गा देखें, और जो हॉरोस्कोप में उस प्लैनेट की पोजीशन है उस हाउस में उस भिन्नाष्टक वर्गा में उसके कितने पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स या जिसको हम बिंदु भी बोलते हैं, अगर ये बिंदु 3 से कम है उस प्लैनेट के जो अष्टक वर्गा चार्ट है, और जहाँ पर उस प्लैनेट का प्लेसमेंट है आपके हॉरोस्कोप में, उसमें अगर बिंदु 3 से कम है तो भी हमें उस प्लैनेट का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हॉरोस्कोप में कुछ हाउसेस होते हैं जिनको हम त्रिक हाउस कहते हैं या नेगेटिव हाउसेस बोलते हैं, और ये जो 3 भाव हैं जो कि छठा, 8वां और 12वां भाव है, ये त्रिक हाउस के नाम से जाने जाते हैं, या जो मैलेफिक या अशुभ जो भाव हैं उनके नाम से जाने जाते हैं। अशुभ हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि बाकी जितने भी भाव हैं वो हमारे लाइफ के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस को
गवर्न करते हैं। लेकिन ये जो तीन भाव हैं हमारे लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, और जो चीज़ हमारी लाइफ के नेगेटिव बातों को गवर्न करती है तो नेचुरली उनको हम अच्छा नहीं मानते, उसको हम अशुभ मानते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई भी प्लानेट इन तीन भाव का स्वामी होता है, और ये तीन भाव हैं जिनको हमने त्रिक भाव कहा, छठा, आठवां और 12वां भाव। तो कोई भी प्लानेट अगर इन त्रिक हाउसेस का स्वामी होता है तो भी हमें उस प्लानेट का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, उसको हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सेप्शन है, या कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हम पहनना बहुत ज़रूरी है, तो हम हो सकता है कि उसको बहुत एक थोड़े टाइम के लिए पहने, और फिर उसको जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब आप उसको उतार दीजिए। बट नॉर्मल केस में जो भी त्रिक हाउस के लॉर्ड होते हैं उनके स्टोन हम जो है वो नहीं पहनते हैं। अब क्वेश्चन ये आती है कि ये बहुत एक जनरल सवाल होता है कि हम स्टोन को रिंग में भी पहन सकते हैं और एक लॉकेट में भी पहन सकते हैं। तो वेट की बात आती है कि कितने वेट का हम स्टोन पहने। इसके बारे में अगर आप ज्योतिष ग्रंथ देखें तो अलग अलग उसमें आपको उनके जो उल्लेख मिलते हैं, और कहा कि डेफिनेटली जो वेट है वो मैटर करता है, बट अभी तक इसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हुआ या कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है, पहला तो यह है कि जब रिंग और लॉकेट की बात होती है तो कहते हैं कि रिंग में जो हम स्टोन का वेट पहनते हैं, लॉकेट में उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे रिंग में हमने मान लीजिए कि हम 4 या 4.25 कैरेट का स्टोन अगर आप पहनते हैं तो लॉकेट में उसका ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, या लॉकेट में उसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द वेट इन द रिंग एक्चुअली। और दूसरा ये है कि जैसा नॉर्मली सवाल आता ही है कि रिंग में भी हम कितने वेट का जेम स्टोन पहने, और उसके बारे में जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ज्योतिष शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख हैं इसके बारे में। और कुछ ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि ये जो आपका बॉडी का वेट है, अगर आपका बॉडी का वेट जो है उससे कंपैरिजन में 10 kg इज इक्वल टू 1 कैरेट, मतलब अगर बॉडी का वेट 50 किलो है तो आपको 5 कैरेट का स्टोन पहनना चाहिए। अगर बॉडी का वेट 60 कैरेट है तो 6 कैरेट का स्टोन पहनना चाहिए। 70 कैरेट है तो 7 कैरेट का पहनना चाहिए। कि जितना आपका बॉडी जो है एक 10 kg अगर हम 1 कैरेट के बराबर माने तो जितना भी आपकी बॉडी का वेट है उसके बराबर आपको स्टोन का वेट होना चाहिए। कुछ किताबों में लिखा नहीं, जो बॉडी का वेट है उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, मतलब अगर बॉडी का वेट 60 किलो है और उसको अगर हम 12 से डिवाइड करें मतलब 5 कैरेट का स्टोन होना चाहिए। तो पहले तो कहा कि बॉडी के वेट को कुछ किताबों में कि 10 से डिवाइड करिए, और कुछ किताबों में कहा कि बॉडी के वेट को हमें अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वेट आएगा वो हमारे उसका स्टोन का वेट होना चाहिए। अब कुछ बुक्स में ये भी कहा कि 2 तरह के स्टोन होते हैं, एक ओपेक स्टोन होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट स्टोन होते हैं। तो कहा कि जैसे ओपेक स्टोन है, जैसे मोती है या मूंगा है या पर्ल या कोरल हम बोलते हैं, तो कहते हैं कि उनका वेट तो ज़्यादा होना चाहिए। उनका वेट कहा कि 3 से 10 कैरेट के बीच में होना चाहिए, अर्थात जो ओपेक स्टोन होते हैं उनका वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और जो ट्रांसपेरेंट स्टोन है, ट्रांसपेरेंट स्टोन जैसा आप जानते हैं कि हमारा एमरल्ड है या येलो सफ़ायर है या ब्लू सफ़ायर है, तो कहते हैं कि अगर 2 कैरेट से ज़्यादा का वेट होगा स्टोन तो दैट इज सफिशिएंट। तो उसमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 5, 6, 7 कैरेट के स्टोन पहनने हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट स्टोन आप पहन रहे हैं जो एमरल्ड है, ब्लू सफ़ायर है, येलो सफ़ायर है, तो वेट ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ओपेक स्टोन है तो डेफिनेटली वेट कहा कि 3 से 10 कैरेट के बीच में हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि ये है कि जो देखा गया कि जो वेट है मैटर करता है बॉडी के वेट के हिसाब से, लेकिन अभी तक इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं मिला है कि वेट से क्या फ़र्क पड़ेगा।
दूसरा ये है कि मेटल, जैसे हम लोगों ने कहा था कि हर प्लैनेट की मेटल जो है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए जब भी हम जेम स्टोन पहने तो जो उस प्लैनेट की मेटल है, धातु है, उसी में या तो रिंग बनना चाहिए या लॉकेट बनना चाहिए। तीसरा ये है कि फिंगर, कौन सी फिंगर में पहने, वो भी हम लोगों ने पिछले बार चर्चा की थी कि हर प्लैनेट की कौन सी फिंगर है, और अगर हम जिस प्लैनेट का स्टोन हम पहन रहे हैं हमें उसी की फिंगर में उस स्टोन को पहनना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि किस टाइम पहने और कौन से दिन पहने। और पहले, जैसा आप जानते हैं कि हम जो हमारा ल्यूनर मंथ है, चंद्रमास है, जिसके बेसिस पर हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं, ये सारी गणनाएं करते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला कृष्ण पक्ष होता है जो कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का टाइम है, और एक शुक्ल पक्ष होता है जो हम अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है। तो हर लूनर मंथ को हम दो पक्षों में डिवाइड करते हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। और लोगों में एक ये आम धारणा है कि कृष्ण पक्ष अच्छा है और शुक्ल पक्ष अच्छा है और कृष्ण पक्ष खराब है। ये बहुत एक सामान्य धारणा है, और ज़्यादातर मैंने कहा ज्योतिषी भी इसी बात की एडवाइस देते हैं कि कोई भी अगर हमें अच्छा काम करना है तो शुक्ल पक्ष में करिए और कृष्ण पक्ष को अवॉइड करिए। लेकिन ये जो धारणा बनी हुई है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंद्रमा को जब हम कहते हैं कि चंद्रमा, देखिए दोनों तरह का हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। और कहा कि चंद्रमा का साइज जब आधा या आधे से ज़्यादा होता है, चंद्रमा का साइज जब आधा या आधे से ज़्यादा होता है तो चंद्रमा को शुभ माना गया, और जब चंद्रमा का साइज आधे से कम होता है तो उसको अशुभ माना गया। और चंद्रमा का साइज जो आधा या आधे से ज़्यादा होता है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ है, और बाकी समय में चंद्रमा शुभ नहीं है, चंद्रमा जो है वो अशुभ है। तो ये जो मत है कि आप कृष्ण पक्ष को अवॉइड करिए और शुक्ल पक्ष में काम करिए, ये बिल्कुल गलत है। ज्योतिष में ये बिल्कुल नहीं कहा गया। और आपने देखा कि अगर हम चंद्रमा का शुभ और अशुभ का विचार करेंगे तो आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है। तो ये कहना कि शुक्ल पक्ष अच्छा है, कृष्ण पक्ष खराब है, ये बिल्कुल गलत है। आधा कृष्ण पक्ष अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है। तो जब भी हम स्टोन पहने तो उस टाइम पहने जब चंद्रमा शुभ हो, और चंद्रमा शुभ मैंने कहा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दौरान। तो इस पीरियड में हमें पहनना चाहिए। और दूसरा, किस टाइम पहने। ज्योतिष में जो हम का दिन जो शुरुआत होती है वो सनराइज के या सूर्योदय के समय से होती है, और हमारा जो दिन है वैदिक सिस्टम में वो सूर्योदय से सूर्योदय तक का दिन होता है। और इस दिन को हम 24 होरा बोलते हैं, जो कि एक आवर के या एक घंटे के बराबर होता है। हम 24 आवर्स में या 24 होरा में डिवाइड करते हैं, और हर आवर को एक प्लैनेट रूल करता है। हर आवर को एक प्लैनेट रूल करता है, और उसका सिस्टम यही है कि जब सनराइज होता है तो सनराइज के बाद पहला घंटा, पहला आवर जो है दैट इज रूल्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द डे। जैसे मान लीजिए कि आज सनराइज अगर हम कहें कि 7 बजे हुआ सुबह, तो 7 से 8 बजे तक का जो समय है, आज संडे है तो संडे का जो लॉर्ड है वो सन होता है, वो सन रूल करेगा उसको 7 से 8 बजे के बीच में जो है। तो अगर हम किसी भी प्लैनेट का स्टोन पहन रहे हैं, मान लीजिए कि रूबी पहन रहे हैं, आज संडे का दिन है, तो 7 से 8 बजे तक का जो समय है उसको सन रूल करेगा, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू वियर दैट स्टोन। अगर हम मान लीजिए एमरल्ड पहन रहे हैं तो बुधवार के दिन जब सनराइज हुआ उसके 1 घंटे के अंदर अगर हम उसको पहन लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा समय होगा। अगर हमें मोती भी पहनना है तो अगर मंडे के दिन सनराइज के 1 घंटे के अंदर अगर हम उसको पहन लेंगे तो
वो बेस्ट जो है उसका समय होगा स्टोन को पहनने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और दोस्तों हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले प्रोग्राम में, क्योंकि अभी बहुत बातें आपसे करनी है, क्योंकि मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि ज्योतिषियों ने जेम्स के बारे में क्या क्या भ्रम हम लोगों के अंदर फैलाए हुए हैं। उन सब की हम एक एक करके चर्चा करेंगे अगले प्रोग्राम में। बट क्योंकि अभी कुछ प्रश्न है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर भी दूं, क्योंकि काफ़ी लोग ने प्रश्न किए हैं। और पहला प्रश्न जो है वो आ, हमारे इंद्रजीत सिंह जी हैं। वो अपने बेटे हैरिस के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 2004 है, टाइम 23:50 है, और जलंधर जो है वो उनका बर्थ प्लेस है। तो पूछना चाहते हैं कि वो बीटेक में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। और दूसरा उनका प्रश्न है कि कैरियर लाइन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक रहेगी या कोई और ब्रांच अगर वो चूज करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप में देखा कि इनका जो लग्न है वो लिब्रा या तुला राशि है, उसमें केतु का प्लेसमेंट है। उसके बाद जो सन और मरकरी है वो 5वें भाव में प्लेसमेंट है। मार्स, वीनस और राहु का प्लेसमेंट 7वें भाव में है। शनि और चंद्रमा 9वें भाव में है। जुपिटर जो है वो 11वें भाव में है। तो ये इनकी प्लैनेट की पोजीशन है। और लग्न जो है वो शुक्र का है, और शुक्र उसको देख रहा है अपनी राशि को, तो लग्न से संबंधित एक ये राजयोग बनाता है। दूसरा अगर हम देखें कि जो बेस्ट पार्ट है हॉरोस्कोप का, और जिससे ये हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल बन जाता है, कि यहाँ पर जो 5th और 9th हाउसेस हैं, जिनको हम त्रिकोण स्थान कहते हैं, उनके लॉर्ड हैं मरकरी और सैटर्न। उनका आपस में एक्सचेंज है, तो ये बहुत एक पावरफुल राजयोग बनाता है किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में। और ऐसा कहते हैं कि राजयोग नहीं है, ये महाराजयोग है। फिर दूसरा रोचक महापुरुष योग भी बनता है, तो वो भी एक कहते हैं कि एक मंगल की वजह से इनका रोचक महापुरुष बनता है, उससे भी व्यक्ति को बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो लग्न का 10th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो 9th हाउस में है और शनि के साथ में है। तो ये भी एक प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी एक स्थिति है हॉरोस्कोप की, या मैं कहूँगा कि हॉरोस्कोप जो है बहुत पावरफुल है आपके बच्चे का। दशा जो इस समय ऑपरेट हो रही है वो सैटर्न में मून का पीरियड चल रहा है, जो कि 24 अगस्त 2022 तक चलेगा। और अभी जो शनि का मूवमेंट भी होने वाला है अप्रैल में, 29 अप्रैल को वो 5वें भाव में आएगा, वो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। और बाकी भी जो ग्रहों की पोजीशन है बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली जो बेटा है आपका, उसका अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। और क्योंकि वीनस स्ट्रांग है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और में भी जो है उसको सक्सेस मिलेगी। और यही उसके लिए राइट चॉइस भी है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में डेफिनेटली उसको एडमिशन मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक प्रश्न है, दीपक जैन जी पूछ रहे हैं अपने बेटे लक्ष्य जैन के बारे में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1989, और टाइम है शाम को 4:50, और जगह है खतौली। और इनका जो प्रश्न है कि इनका बेटा जो है वो मकान बनवाना चाहता है, तो कहते हैं कि मकान का कार्य शुरू करने का मुहूर्त जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि ये मकान पूरा होगा या नहीं होगा, और मकान बनने के बाद जो है वो कैसा रहेगा। तो इनका जो हॉरोस्कोप है, इनका जो लग्न है वो भी तुला ही है, लिब्रा है। और तीसरे घर में जो है मून, मरकरी और वीनस का प्लेसमेंट है। सन जो है वो 5th हाउस में प्लेसमेंट है, 4th हाउस में। मार्स, जुपिटर, केतु 5th हाउस में है।
शनि का प्लेसमेंट छठे भाव में है और राहु जो है वो 11th हाउस में उसका प्लेसमेंट है। और इस समय जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो सन में जुपिटर का पीरियड चल रहा है। तो सन के अंदर जो जुपिटर का पीरियड है उसकी दशा ऑपरेट हो रही है। और तीसरा जो अच्छा जो एक बहुत पॉजिटिव जो एक इंडिकेशन है इनके हॉरोस्कोप में कि एक्सचेंज है एक जुपिटर और हाँ जुपिटर और वीनस का जो एक्सचेंज है ये बहुत एक पावरफुल एक्सचेंज भी है। और इस समय जो ट्रांजिट का सवाल है, अभी जो ट्रांजिट होगा अप्रैल के महीने में वो भी ट्रांजिट शुभ है और ये इंडिकेट करता है कि मकान बनाने के लिए जो समय है वो बहुत शुभ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी जो कुछ टाइम के लिए आप देखेंगे कि ये जो वीनस है या शुक्र है वो वीनस तो खैर अस्त नहीं है, अभी जुपिटर अस्त होगा 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक। तो इस पीरियड में हम जब ये तारा डूबना जिसको हम बोलते हैं 23 फरवरी से 27 मार्च तक, ये पीरियड शुभ नहीं होता। कोई भी अगर मकान का अगर आप कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो उसको हम अवॉइड करें। और बेस्ट टाइम है कि अब अक्षय तृतीया का दिन है जो कि 3 मई को होगा। तो 3 मई को अगर आप कार्य शुरू करेंगे तो ये वाकई में ही बहुत एक अच्छा मुहूर्त होता है और उस टाइम जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको पूरी तरह से सफलता भी मिलती है। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन या 3 मई को अगर आप ये काम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुहूर्त होगा। और जो दशाएं चल रही हैं, गोचर चल रही हैं, तो उनके बेसिस पर मैं यही कहूँगा कि मकान जल्दी पूरा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मकान इनके लिए शुभ भी रहेगा और हर तरह से जो है एक सुख और समृद्धि आएगी मकान बनाने के बाद में। दोस्तों और भी प्रश्न है लेकिन समय की सीमा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात कर रहे थे कि जो रत्नों के बारे में, कि रत्नों के बारे में जो भी हमारे अभी डाउट हैं, आप देखेंगे कि किस किस तरह के डाउट अभी हमारे मन में हैं, तो उनका हम सभी का समाधान करने की कोशिश करेंगे अगले सप्ताह में। तो आप पूछते रहिए प्रश्न, बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं अगले इतवार को। धन्यवाद, नमस्कार।